अध्याय 97। सुरंग। रिया की बातों से बाकी तीनों स्तब्ध रह गए, उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। कमरे की हवा भारी हो गई, जैसे कि प्रतिक्रिया में हो। राघव की आवाज़ रिस्पॉन्डर से आई। हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। GF2 सुरंग का दरवाज़ा खोलो। जैसे ही वे शब्द पढ़े, लैब के लोग अपनी सीटों से उछल पड़े, उनकी आंखें आशा और उत्साह से भरी थीं। वे मान गए, हम बच गए। माम्पी सही कह रही थी, माम्पी बुदबुदाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अच्छा हुआ उसने तुम्हें रोक लिया, वरना तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया होता, अश्विन ने डांटा, अपनी राहत को छिपा नहीं पाए। हालांकि रिया भावहीन रही। बातचीत में बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। उसने तुरंत सिस्टम एक्सेस किया और सुरंग तक जाने वाला भूमिगत मार्ग खोल दिया। उसी समय उसने कम्युनिकेटर में बात की। नीचे जाने वाली सुरंग 31,650 मीटर लंबी है, जिसका ढलान 59.5% है। बैकअप बिजली की आपूर्ति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम को समर्थन देने के लिए अपर्याप्त है, इसलिए आपको 20 किलोमीटर घंटा से कम की गति बनाए रखने की आवश्यकता है। ब्रेक पैड को ज़्यादा गर्म होने से बचाएं। हालांकि सभी 127 सुरंग निगरानी सेंसर कोई विसंगति नहीं बता रहे हैं, मैं फिर भी सलाह दूंगी कि अपनी बत्तियां चालू करें और सावधानी से आगे बढ़ें। GF2 सुरंग का दरवाज़ा खिसक कर खुल गया, जैसे ही अनंत रेल आगे बढ़ने लगी। राघव और पूनम नियंत्रण केबिन में खड़े थे, रिया के निर्देशों को सुनते हुए उनके चेहरे गंभीर थे। तुम रिया हो, है ना? राघव ने कंट्रोल्स को समायोजित करते हुए पूछा। हाँ, यह अनंत रेल है। मैं ट्रेन कैप्टन राघव हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिस्टर राघव। राघव सीधे मुद्दे पर आया। तुम लोगों का भूमिगत प्राणियों से सामना कहाँ हुआ था? लेवल 106। लेवल 100 के नीचे सब कुछ अधूरा निर्माण है। एलिवेटर नंबर 3 पहले लेवल 95 तक पहुंचता था, लेकिन लेवल 89 के नीचे हमारा संपर्क टूट गया था। मैं सुझाव देती हूं कि आप लेवल 65 माल रेल टर्मिनल पर रुकें, वहां से आप अपनी ट्रेन में आपूर्ति लोड करने के लिए मालवाहक लिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं। समझा। लेवल 52 पर तुम्हारी सटीक लोकेशन क्या है? सेक्टर F13। जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर निकलेंगे, आप सेक्टर K2 में होंगे, जहां कुछ ज़ोंबी हैं। मार्ग के बाहर एक जोन का नक्शा लगा हुआ है। जब आप लिफ्ट के पास पहुंचेंगे, मैं आपको एक विजुअल फीड भेजूंगी और मार्गदर्शन करूंगी। दूरी के हिसाब से ये लगभग 1.9 किलोमीटर है। ठीक है। जानकारी स्पष्ट और सटीक थी। राघव ने पूनम को कसकर बैठने का इशारा किया, इससे पहले कि उसने ट्रेन को सुरंग में तेजी से बढ़ाया और भूमिगत उतरना शुरू किया। हश हश। अनंत रेल नीचे की ओर सरकी, उसके धातु के पहिए पटरियों पर चीख रहे थे। आगे की सुरंग अंतहीन रूप से अंधेरे में खींची हुई थी, केवल ट्रेन की हेडलाइट से जगमगा रही थी। जैसे ही ट्रेन तेजी से नीचे उतरी, बोर्ड पर मौजूद सभी लोगों ने अपने कानों में दबाव महसूस किया। कसकर पकड़ो, राघव ने पीछे आवाज दी। वह लगातार ब्रेक को समायोजित कर रहा था, ये सुनिश्चित करते हुए कि ट्रेन पटरी से न उतरे या नियंत्रण से बाहर न हो जाए। पीले गहराई के मार्कर तेजी से गुजरे। लेवल 10 -65 एम। लेवल 30 175 एम। लेवल 50 255 एम। लेवल 60 301 एम। ट्रेन एक रोलर कोस्टर की तरह चलती हुई काले रसातल में नीचे की ओर चक्कर लगा रही थी। जैसे ही वे भूमिगत गहराई में प्रवेश कर रहे थे, हवा में एक नम फफूंदी वाली गंध भर गई। आखिरकार एक क्रमिक ढलान के बाद ट्रेन लेवल 65 माल रेल टर्मिनल पर निकली। लेवल 65 325 एम। हिसस। जैसे ही अनंत रेल एक घुप अंधेरे स्टेशन पर रुकी, उसके गर्म पहियों से भाप निकली। दरक चुकी ट्रेन की खिड़कियों के परे टिमटिमाती क्षतिग्रस्त बत्तियां उस विशाल जगह पर डरावनी चिंगारियां फेंक रही थीं। पूनम, किकी और राजिता खिड़की के पास भीड़ लगाकर बाहर झांक रही थीं। उनके सामने एक विशाल माल स्टेशन फैला हुआ था, जो क्रेनों और कन्वेयर बेल्टों से सुसज्जित था। हालांकि यहाँ कुछ भयानक हुआ था। दीवारों और फर्श पर गहरे लाल खून के धब्बे फैले हुए थे और कटे फटे शव लोडिंग बे पर बिखरे पड़े थे। सीलबंद भूमिगत जगह का दमनकारी माहौल उन पर भारी पड़ रहा था। सतह से 325 मीटर नीचे, ये जानकर कि यह शहर हजारों ज़ोंबी साथ ही अज्ञात भूमिगत जीवों से भरा हुआ था, उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पूनम राघव की ओर मुड़ी। उसका चेहरा बेचैन था। क्या योजना है? हम बढ़ जाएंगे। राघव ने उनके पीछे की सुरंग की ओर इशारा किया। ये हमारा एकमात्र भागने का रास्ता है। अगर कुछ होता है और हम ट्रेन खो देते हैं, तो हमें अपने नंगे हाथों से लड़कर बाहर निकलना पड़ेगा। यह कोई विकल्प नहीं है। राजिता, पूनम, तुम दोनों यहीं रुको और ट्रेन की रखवाली करो।
अगर कुछ भी हमारे पीछे हटने के रास्ते को काटने की कोशिश करता है तो तुम उसे रोकोगी। इस बीच किकी, राज और मैं उन्हें बचाने के लिए लेवल 52 जाएंगे। जब हम वापस आ जाएंगे तो हम स्थिति का मूल्यांकन करेंगे और तय करेंगे कि आपूर्ति के लिए किन क्षेत्रों को खोजना है। भूमिगत शहर बहुत बड़ा था। आंख बंद करके खोजना व्यर्थ था। उनके पास सीमित समय था, पहले जानकारी सुरक्षित करना महत्वपूर्ण था। पूनम और राजिता के पास कोई क्षमता नहीं थी और वे शारीरिक रूप से दूसरों के बराबर नहीं थीं। ट्रेन की रक्षा के लिए पीछे रहना सुरक्षित विकल्प था। राघव, राज और किकी ने अपने आप को हथियारों से लैस किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने गैस मास्क पहने। एक सीलबंद भूमिगत क्षेत्र का मतलब था कि उन्हें संभावित वायु संदूषण के लिए तैयारी करनी थी। अपनी सहनशक्ति पर नजर रखो, ज़ोंबी पर ऊर्जा बर्बाद मत करना। कॉकपिट का दरवाज़ा खिसक कर खुलते ही राघव ने निर्देश दिया। मुझे पता है, टिल्ड किकी मुस्कुराए। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मेरी क्षमता विकसित हो गई है। अब मैं इतनी आसानी से शक्तिहीन नहीं होंगी। राघव ने उस पर नजर डाली। अब तुम इसे कितनी बार इस्तेमाल कर सकती हो पता नहीं, लेकिन ये पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। ठीक है क्लार्क। राघव ट्रेन से नीचे उतरा। उसका बूट एक गड्ढे में छपच पाया, जमीन गीली थी। सतर्क रहो। उसने पूनम को ट्रेन के दरवाजे सुरक्षित करने का इशारा किया। हवा में फफूंदी और सूखे खून की गंध भरी हुई थी, जिससे राजिता और पूनम दोनों को थोड़ी उबकाई आई। एक बार ट्रेन के दरवाजे सील हो जाने के बाद इसने सबसे बुरी बदबू को बाहर रोक दिया। उनके वॉकी टॉकी हरे रंग में चमके, ये पुष्टि करते हुए कि शॉर्ट रेंज संचार अभी भी काम कर रहा था। राघव ने यूची सिटी में 3 सिर वाले मकड़ी राक्षस से लड़ने के बाद कुछ महसूस किया था। जब भी अजीब इकाइयां आसपास होती थीं, तो उनके रेडियो सिग्नल में उतार चढ़ाव होता था। यह एक उत्तम पहचान प्रणाली नहीं थी, लेकिन यह उन्हें संभावित अलौकिक खतरों से आगाह कर सकती थी। अपने हथियार तैयार करके वे अंधेरे में आगे बढ़े, उन भयावहताओं की ओर जो इंतजार कर रही थीं। अध्याय 98, आंतरिक भाग। छप छप। उन तीनों ने अपनी सामरिक टॉर्च चालू की, प्लेटफॉर्म से गुजरते हुए अपने रास्ते को रोशन किया। ऊपर टिमटिमाती फ्लोरोसेंट लाइटों के अलावा बाकी सब अंधेरे में डूबा हुआ था। वाह, ये कितना नया है। किकी ने अपनी टॉर्च घुमाए, आसपास का स्कैन किया। लगता है कि इसे ज्यादा दिन पहले नहीं बनाया गया। ये भूमिगत शहर अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है। मैं कहूँगा कि इसका 5वां हिस्सा भी नहीं बना है, राघव ने धीमी आवाज में कहा। संघ के संयुक्त प्रयास से बनाया गया, फिर भी ये 10 लाख लोगों को भी नहीं बचा सकता। खैर, यह एकमात्र भूमिगत शहर नहीं है। भले ही संघ ढह गया हो, पर इससे बड़े शहर भी कहीं ना कहीं तो होंगे ही। सवाल यह है, उनकी स्थिति कैसी है? शश। आगे चल रहा राघव अचानक रुक गया। राज और किकी दोनों तुरंत तनाव में आ गए। राघव ने अपनी टॉर्च उठाई और उसे प्लेटफॉर्म के किनारे की ओर इंगित किया, जहां वकर की यूनिफॉर्म पहने एक आदमी एक खंभे से अपनी पीठ सटाए खड़ा था। उसका पूरा शरीर हल्का सा कांप रहा था। अचानक पड़ी रोशनी ने उस आदमी का ध्यान खींचा। धीरे धीरे वह पीछे मुड़ा। जिस पल उसका चेहरा दिखाई दिया, उन तीनों के भाव बदल गए। उसका चेहरा पूरी तरह से सड़ गया था और पहचान से परे उत्परिवर्तित हो गया था। उसके सिर के केंद्र से रेंगते हुए मांसल तंतु फूट रहे थे, जो रेजर नुकीले दांतों से भरे थे और सभी एक भयानक गहरे लाल रंग के थे। ये दृश्य पूरी तरह से भयावह था, घृणास्पद। यह क्या बकवास है? एक ज़ोंबी। किकी हाँफ उठी। जो भी हो, यह इंसान नहीं है। घिस, गुड़गुड़ाहट। मानवाकार प्राणी ने एक अजीब चिटचिटाहट वाली आवाज निकाली। उसके विकृत चेहरे के तंतु कांप रहे थे। जिस पल उसकी नज़र राघव और बाकी लोगों पर पड़ी, वह अचानक चीख उठा। आह! फिर वह अमानवीय गति से सीधा उनकी ओर दौड़ा। उसकी हरकतें उन सुस्त ज़ोंबियों जैसी बिल्कुल नहीं थीं जिनसे उनका पहले सामना हुआ था। यह एक कुशल एथलीट जितना तेज था, जो अतिशक्तिशाली दबाव के साथ आगे बढ़ रहा था। आग खोलो! राघव चिल्लाया। बैंग बैंग बूम! उन्हें यकीन नहीं था कि वे किससे निपट रहे हैं, इसलिए राघव ने पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। उन तीनों ने एक साथ फायरिंग की, गोलियों की बौछार कर दी। गोलियां प्राणी के मांस में घुसीं, जिससे खून और ऊतक के छींटे उड़ गए। बल ने उसे थोड़ा सा पीछे धकेला, लेकिन दहने के बजाय उसने तेजी पकड़ी और भी तेज गति से उनकी ओर बढ़ा। रेटेटेटेटेट। असामान्य गतिविधि को भांपते हुए उन्होंने तुरंत अपनी आग केंद्रित की, रेंगते हुए तंतुओं और उसके भयानक मुंह को निशाना बनाया। गोलियों ने उसके मुड़े हुए सिर को चीर डाला और आखिरकार उसे नीचे गिरा दिया।
जमीन पर गिरने के बाद भी मांस के तंतु कई सेकंड तक फड़कते और रेंगते रहे, इससे पहले कि आखिरकार शांत हो जाएं। ये चीज़ ठीक नहीं है, ये सामान्य ज़ोंबी जैसा बिल्कुल नहीं है। सतर्क रहो। राघव घबरा गया था। वे तीनों क्षमता उपयोग करता थे, हथियारों से लैस थे, फिर भी इस उत्परिवर्तित ज़ोंबी ने लचीलापन का एक ऐसा स्तर दिखाया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी गति और सहनशक्ति भयानक थी। उफ, ये घिनौना था। इसे मारना इतना मुश्किल क्यों था? किकी ने घृणा में अपनी नाक सिकोड़ी। क्या ये कोई भयानक इकाई हो सकता है? राज ने अनुमान लगाया। राघव ने अपनी टॉर्च लाश की ओर निर्देशित की, काले कोहरे के किसी भी निशान के लिए स्कैन किया। कुछ न पाकर वह भौहें सिकोड़ लेता है। लगता तो नहीं। उसने समय देखा, ये केवल शाम के 6:02 था। हालांकि अभी रात नहीं हुई थी, पर आरामबाग स्टेशन पर उन्होंने जो अनुभव किया था, उसके बाद वह जानता था कि खतरे जरूरी नहीं कि अंधेरे तक ही सीमित हों। कुछ भयावहताएं समय की परवाह किए बिना विशिष्ट स्थानों पर छिपी रहती थीं। एक भूमिगत शहर के अंदर, जहां दिन का उजाला कभी नहीं पहुंचता, कौन जानता था कि चीजें कितनी बुरी हो सकती हैं। सतर्क रहो। चलो चलते हैं। राघव ने अपनी नसों को कसकर रखा क्योंकि उन्होंने अपनी गति तेज कर दी, एक कन्वेयर बेल्ट का पीछा करते हुए परिसर में और गहराई तक गए। जल्द ही वे एक विशाल लिफ्ट प्रवेश द्वार पर पहुंचे, कई मीटर लंबी एक मालवाहक लिफ्ट। इससे पहले कि वे पास पहुंच पाते, उसके बगल का नियंत्रण पैनल अचानक रोशन हो गया। स्क्रीन पर एक महिला का चेहरा दिखाई दिया। उसने लैब कोट और चश्मा पहन रखा था, जिससे एक तेज पेशेवर हवा निकल रही थी। वह अपनी 30 की शुरुआत में लग रही थी। मिस्टर राघव, मैं अब आपके लिए लिफ्ट खोल रही हूँ। तुम रिया हो, जिससे मैं अभी बात कर रहा था? राघव ने पूछा। मैं ही हूँ। राघव ने सिर हिलाया। वीडियो फीड के पृष्ठभूमि में वह 2 महिलाओं और एक आदमी को देख सकता था, सभी वैज्ञानिकों की तरह कपड़े पहने हुए थे। इस दृश्य ने उसकी घबराहट को थोड़ा कम किया। दरवाजे खोलो। रिया का भाव गंभीर हो गया। सावधान रहना। निगरानी से पता चलता है कि लिफ्ट के अंदर रुका हुआ पानी है और हो सकता है कि भीतर अज्ञात जीव हों। पीछे हट जाओ। किस तरह के अज्ञात जीव? किकी ने उत्सुकता से कुछ कदम पीछे हटते हुए पूछा। राघव ने उन्हें और पीछे हटने का इशारा किया। किनारों पर साफ खड़े हो जाओ। जैसे ही लिफ्ट नीचे उतरना शुरू हुई, एक गहरी यांत्रिक गूंज उठी। वे सहज रूप से पीछे हट गए, बंदूकें तैयार थीं, स्क्रीन पर नंबर देख रहे थे। लिफ्ट आ गई। लेवल 65, लेवल 4 माल रेल टर्मिनल। एक यांत्रिक महिला आवाज ने उसके आने की घोषणा की। विशाल लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे अलग हुए, जिससे मंद आंतरिक भाग दिखाई दिया। फिर गंदले पीले पानी का एक सैलाब, जो 1 मीटर से अधिक गहरा था, एक हिंसक उछाल के साथ बाहर निकला। जैसे ही राघव ने घूमते हुए गंदगी के भीतर हलचल देखी, उसकी आंखें तेज हो गईं। उसने तुरंत दूसरों को चेतावनी दी। पानी में कुछ है। बैंग बैंग, बूम बूम, तीनों ने फायरिंग शुरू कर दी। उनकी गोलियां पानी में अंधेरे रेंगते हुए द्रव्यमान को चीर रही थीं। मांस और काला खून हर जगह छप गया क्योंकि अज्ञात प्राणी टुकड़ों में उड़ गए। जैसे ही पानी निकल गया, प्राणी पूरी तरह से दिखाई दिए, काले बहुपैर वाले घृणास्पद जीव जो फूले हुए सड़ते हुए शवों से चिपके हुए थे। परजीवी जीव। घिनौना। किकी चिल्लाए। सतर्कता मत छोड़ो, उन सभी को मार डालो। राघव ने आदेश दिया। बैंग बैंग, बूम। रिया की चेतावनी के कारण वे तैयार थे। जिस क्षण जीव बाहर निकले, उन्होंने गोलियों का तूफान खोल दिया, उन्हें लुगदी में बदल दिया। गोलीबारी की आवाज़ें विशाल टर्मिनल में गूंज उठीं, जिससे संभवतः और अवांछित ध्यान आकर्षित हुआ होगा। राघव ने मुंह बिगाड़ा। लिफ्ट में जाओ, अभी। किकी और राज तुरंत अंदर भागे। राघव ने उनका पीछा किया और दरवाजे उनके पीछे तेजी से सील हो गए। धत, यहाँ हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा राक्षस हैं। मिस पूनम और बाकी लोगों का क्या? किकी ने अपनी आवाज में थोड़ी चिंता के साथ पूछा। वे ठीक हैं। राघव का लहजा दृढ़ था। अनंत रेल एक अभेद्य किला थी, जो उस राक्षसी वायुमंडलीय जेलीफिश के तंबुओं का भी सामना करने के लिए काफी मजबूत थी। साथ ही पूनम और राजिता के पास बोर्ड पर ढेर सारे हथियार थे। उसे भरोसा था कि वे सुरक्षित रहेंगे। हम लिफ्ट ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। एक शक्तिशाली बल उन्हें ऊपर उठा रहा था। रिया की आवाज स्पीकर से आई। आप सेक्टर K2 में पहुंच रहे हैं। मार्ग के बाहर बहुत सारे जीव हैं। K2 और D23 के बीच की जमीन आंशिक रूप से जलमग्न है। ये रहा रास्ता का नक्शा। उनके हैंडहेल्ड डिस्प्ले पर एक योजनाबद्ध चित्र दिखाई दिया। लेआउट जटिल है, जिसमें कई रास्ते हैं।
कुछ क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त संचार प्रणाली है, इसलिए मैं आपको पूरे रास्ते मार्गदर्शन नहीं कर पाऊंगी। साथ ही F5D6 से गुजरते समय अत्यधिक सावधान रहें। वहां फर्श की मुख्य लिफ्ट और सीढ़ी स्थित हैं। ये सबसे ज्यादा भरी हुई जगह है। मूल रूप से यह एक आपातकालीन भागने का मार्ग था, लेकिन यह निश्चित रूप से अब पूरी तरह से अवरुद्ध है। वहां बिजली और निगरानी प्रणाली दोनों ठप हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं राघव और उनकी टीम का लेवल 52 की यात्रा पर मार्गदर्शन करूं? अध्याय 99 आगमन। प्रयोगशाला के अंदर रिया पूरी तरह से केंद्रित थी, तेजी से अपनी स्क्रीन पर लेवल 52 का फ्लोर प्लान बढ़ा कर रही थी। सहायक रेखाओं का उपयोग करते हुए उसने राघव और उनकी टीम के लिए आगे का रास्ता सावधानीपूर्वक समझाया। उसके बगल में अश्विन और माम्पी चिंतित भावों में थे। उनका जीवन दांव पर लगा था और कमरे में तनाव स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था। चढ़ाई। इस बीच लिफ्ट के अंदर बड़ी स्क्रीन पर रिया की उनके आगे के रास्ते की विस्तृत ब्रीफिंग दिखाई दे रही थी। किकी और राघव ने ध्यान से देखा और मुख्य दिशाओं को तेजी से याद कर लिया। ये भूमिगत शहर वास्तव में एक विशाल फैक्ट्री है। मालवाहक लिफ्ट से दूसरे अनुसंधान क्षेत्र तक जाने के लिए एक ही फर्श को पार करने में 2 किलोमीटर लगते हैं। राघव ने एक गहरी सांस ली। ये कुछ भी नहीं है। किकी ने धीरे से बुदबुदाया, ये जगह हजारों लाखों लोगों के लिए बनाई गई थी। केवल एक फर्श में ही हजारों लोगों को समायोजित करना है, साथ ही व्यावसायिक और कार्य क्षेत्र भी हैं। यहाँ तक कि नीचे सड़कें और हाई स्पीड परिवहन प्रणालियाँ भी हैं। जो कुछ भी सतह पर था वह इस जगह पर भी था। राघव ने सिर हिलाया, फिर लिफ्ट के दरवाजों की ओर मुड़ा। जब हम बाहर निकलेंगे तो गति हमारी प्राथमिकता है। अनावश्यक लड़ाइयों से बचें। मैं आगे रहूंगा, राज तुम पीछे का ध्यान रखना। किकी तुम बीच में रहना। समझ गई टिल्डा? समझ गया राघव जी। उनका लक्ष्य उस अनुसंधान क्षेत्र तक पहुंचना था जहां रिया और बाकी लोग स्थित थे। उस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था थी और वह अस्थायी रूप से सुरक्षित था। राघव को किकी के साथ अगले कदमों का फैसला करने से पहले उनकी स्थिति का आकलन करने की आवश्यकता थी। अगर चीजें व्यवहार्य लगती हैं तो वे वैज्ञानिकों को अनंत रेल तक वापस लाएंगे, फिर आपूर्ति परिवहन के लिए पुनर्गठन करेंगे। उसकी योजना कल रात होने से पहले भूमिगत शहर को छोड़ना, फिर दक्षिण मार्ग का अनुसरण करते हुए भोपाल एक्सप्रेस लाइन पर वापस आना और फिर सिंगूर शहर की ओर अपना रास्ता बनाना था। अचानक लिफ्ट की स्क्रीन पर पुराने भूमिगत शहर के विज्ञापन बजने लगे, जो सुविधा की जानलेवा चुप्पी के विपरीत एक तीखा विरोधाभास पैदा कर रहे थे। जिया डेंटल, आपके मौखिक स्वास्थ्य की रक्षा। इस महीने फर्स्ट क्लास नागरिक सदस्यता पर 5% छूट का आनंद ले सकते हैं। लेवल 31 पर हमसे मिलें। क्या आपको चलने फिरने में कठिनाई होती है? क्या आप विकलांग हैं? लॉन्गटेन प्रोस्थेटिक मॉडिफिकेशन सेंटर अत्याधुनिक कृत्रिम अंग प्रदान करता है। स्वतंत्र रूप से दौड़ें, पूरी तरह से गले लगाएं। नवीनतम आक्स 2 औद्योगिक प्रोस्थेटिक्स की बैटरी लाइफ 168 घंटे है, जो 1 सप्ताह तक लगातार काम करने की अनुमति देती है। आय बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम उपकरण। कांदे पेटू प्रोटीन ब्लॉक। प्रीमियम न्यू वर्ल्ड नस्लों से चुने गए, पारंपरिक कारीगरी का उपयोग करके प्रामाणिक सामग्री से बनाए गए, हर निवाला समृद्ध मूल स्वाद से भरा हुआ है। जीवंत विज्ञापन एक समृद्ध और कुशल भूमिगत जीवन का वादा करते हुए अब निर्जीव परित्यक्त शहर की भयानक वास्तविकता के साथ हिंसक रूप से टकरा रहे थे। उफ, घिनौना। इसका कौन सा हिस्सा पेटू लगता है? किकी विज्ञापन पर झुंझला उठी। राघव की आवाज गंभीर थी। इतनी जल्दी न्याय मत करो। वैश्विक खाद्य कमी के साथ जब हमारी आपूर्ति खत्म हो जाएगी तो तुम इसे पसंद करना सीख सकती हो। फट, कोई रास्ता नहीं। मैं तिलचिट्टे नहीं खाने वाली। राज ने विज्ञापन को एक अजीब नज़र दी लेकिन चुप रहा। जाहिर तौर पर वह भी कीट आधारित भोजन के विचार से उत्साहित नहीं था। लिफ्ट आ गई। लेवल 52 न्यू ड्यूमेरा अनुसंधान क्षेत्र। पहुंच। फर्स्ट क्लास नागरिक और विशेष कर्मी। क्लियरेंस F3। दरवाजे खिसक कर खुलते ही राघव तनाव में आ गया। लिफ्ट के परे K2 सेक्टर घोर अंधेरे में था। वे तीनों स्थिर खड़े रहे, हथियार उठाए, सावधानी से अपने आसपास को स्कैन कर रहे थे। लिफ्ट की स्क्रीन के अलावा जो रिकॉर्ड किए गए विज्ञापन बजाती रही, शांतिपूर्ण थी। बाहर निकलो, राघव ने आदेश दिया और वे आगे बढ़े। दौड़। उनके कदमों की गूंज खोखले गलियारों में भयानक रूप से गूंज रही थी क्योंकि वे माल उतारने वाले क्षेत्रों से तेजी से गुजर रहे थे। जल्द ही वे मुख्य मार्ग से बाहर निकले और लेआउट बदल गया। ये फर्श पूरी तरह से अनुसंधान प्रयोगशालाओं और कार्यालयों से बना था, जिसमें कोई आवासीय या व्यावसायिक क्षेत्र नहीं था। वास्तुशिल्प की गुणवत्ता उच्च थी,
जिसमें सीलबंद, धूल मुक्त लैब स्पेस और चौड़े हॉलवे थे। समस्या, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा लग रहा था। स्पष्ट संकेत के बिना इस भूल भुलैया जैसे अनुसंधान परिसर में खो जाना आसान था। अगर रिया का मार्ग योजना नहीं होती तो वे केवल रास्ता खोजने में बहुत समय बर्बाद कर देते। जैसे ही वे F1 सेक्टर के पास पहुंचे, गलियारे अचानक रोशन हो गए। जैसे ही वे भागे, उनके कदमों की गूंज हॉल में गूंज उठी। लैब की खिड़कियों से उन्होंने खून से सने आंतरिक भाग देखे, हिंसक मौतों का सबूत। फिर ज़ोंबी की चीखें उठने लगीं। अधिक से अधिक आवाज़ें शामिल हुईं, जिससे पूरे सेक्टर में श्रृंखला प्रतिक्रिया बन गई। बस दौड़ते रहो, पीछे मुड़कर मत देखना। राघव ने अपनी पवन तोप उठाए, अगले कोने पर एक ज़ोंबी को उड़ा दिया। उसने जानबूझकर गोलीबारी का उपयोग करने से परहेज किया, शोर को कम करने और अधिक अनडेड को आकर्षित करने से बचने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वे एक मोड़ पर मुड़े, वे सब जम गए। उनके आगे गलियारा अनगिनत उत्परिवर्तित ज़ोंबियों से भरा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक ने सफ़ेद लैब कोट पहन रखा था। जैसे ही उन्होंने आवाज़ की ओर मुड़कर देखा, उनके चेहरे के तंतु रेंगने लगे, उनके दांतों वाले मुंह चौड़े खुल गए। धत तेरी, ये उनमें से और हैं। राघव ने दांत पीसे। वह अनावश्यक गोलीबारी से बचना चाहता था, लेकिन इन चीज़ों को देखकर कोई और विकल्प नहीं था। फायर, बैंग बैंग बूम, गोलीबारी शुरू हो गई। जैसे ही गोलियां राक्षसी भीड़ को चीरती गईं, हॉलवे आग की रोशनी से चमक उठा। ये ज़ोंबी आगे बढ़े, उनके विकृत मुंह चौड़े खुले थे। एक ही काट एक व्यक्ति का सिर आसानी से फाड़ सकती थी। अपनी पिछली मुठभेड़ से सीखते हुए टीम ने संकोच नहीं किया, सीधे उनके सिर को निशाना बनाया। जमीन जल्दी ही फड़कते कटे फटे शवों से भर गई। पीछे से और ज़ोंबी अंदर आ गए, जिससे राज को कवर फायर प्रदान करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि राघव ने अपनी तलवार निकाली, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे वास्तव में मर चुके हैं। किसी भी अभी भी रेंगते हुए प्राणी का सिर काट दिया। क्रैश! एक और ज़ोंबी लहर के अंदर घुसने पर एक कांच का दरवाज़ा टूट गया। राघव ने सहज रूप से मुड़कर उन्हें अपनी पवन तोप से उड़ा दिया। वे आगे बढ़े, केवल खुद को एक गोलाकार लिफ्ट हॉल में पाने के लिए। पूरी तरह से अवरुद्ध। उनके सामने अनगिनत काले कीट जैसे जीव, उत्परिवर्तित मकड़ियां और अधिक ज़ोंबी घृणास्पद जीव जमा हो गए थे, जिससे उनका एकमात्र भागने का रास्ता सील हो गया था। अरे! किकी की आंखें हल्की सी चमक उठीं। एक तेज गति के साथ उसने अपना हाथ उठाया। एक शक्तिशाली शॉकवेव बाहर निकली, जिससे जीव हवा में उड़ गए। रास्ता साफ था। बिना किसी संकोच के वे आगे बढ़े, जितनी जल्दी हो सके भीड़ को काटते हुए। तैयारी। इस बीच प्रयोगशाला में अश्विन, माम्पी और बिशु मॉनिटर स्क्रीन को घूर रहे थे। उनके चेहरे चिंता से पीले थे। राघव की टीम के चारों ओर घूमने वाले जीवों की विशाल संख्या भारी थी। अगर इन शक्तिशाली क्षमता उपयोगकर्ताओं को भी उन्नत हथियारों से लैस होने के बावजूद यह मुश्किल हो रहा था, तो असहाय वैज्ञानिकों के रूप में उनके बचने की संभावना शून्य थी। लेकिन उनकी तुलना में रिया अजीब तरह से शांत रही। वह मॉनिटर भी नहीं देख रही थी। इसके बजाय वह अपने कंप्यूटर पर केंद्रित थी, तेजी से आदेशों की एक श्रृंखला निष्पादित कर रही थी। निदेशक रिया, आप क्या कर रही हैं? अश्विन ने भौहें सिकोड़ीं। क्या हमें उन्हें निर्देश नहीं देने चाहिए? मैंने उन्हें वह सब कुछ पहले ही बता दिया है जो उन्हें जानने की ज़रूरत है। रिया ने ऊपर देखा भी नहीं। सबसे अच्छी चीज़ जो हम कर सकते हैं वह है उनके पहुंचते ही दरवाजे खोलने के लिए तैयार रहना और समय बर्बाद नहीं करना। हमें किस चीज़ की तैयारी करनी होगी? रिया ने आखिरकार ऊपर देखा। अनुसंधान डेटा, क्षमताएं, रक्त, वनस्पति, भूमिगत शहर के लॉग, हमें इन सब की ज़रूरत हो सकती है। ओह, और टीचर निर्मला, नमूना संख्या 1 का नियंत्रण टैंक तैयार करें। अगर हम इसे नहीं ले जा सकते हैं तो हम विनाश प्रोटोकॉल को सक्रिय करेंगे। क्या आप राघव और उनकी टीम को लैब तक पहुंचने का अनुभव करना चाहेंगे या रिया की अंतिम तैयारियों के बारे में और जानना चाहेंगे? अध्याय 100, आपदा वनस्पति। अश्विन ने तनाव से रिया को घूरा। भले ही वह आमतौर पर अपनी भावनात्मक रूप से अलग सहयोगी को नापसंद करती थी, पर उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि रिया की तर्कसंगत मानसिकता उसकी अपनी से कहीं ज़्यादा बेहतर थी। यह उसकी बातचीत और दृष्टिकोण ही था जिसने पहली बार में राघव की टीम के बचाव मिशन को सुरक्षित किया था। रिया को इतनी कुशलता से काम करते देख अश्विन की आंखें अचानक चमक उठीं। उसके दिमाग में एक विचार आया। वह जल्दी से अपनी छात्रा माम्पी की ओर मुड़ी और आग्रह किया, माम्पी, जल्दी करो। चलो अपना सारा अनुसंधान डेटा कॉपी करते हैं और इसे अपने साथ ले चलते हैं। हम? किस लिए? ये हमारे जीवन भर का काम है।
अश्विन ने रिया पर एक नज़र डाली, इससे पहले कि माम्पी को एक तरफ खींचकर फुसफुसाए, अगर हम बाहर निकल जाते हैं तो ये शोध हमारे मूल्य को साबित करेगा। अगर हम अपने पूर्व संगठन के साथ शरण लेना चाहते हैं या सर्वनाश संघ में शामिल होना चाहते हैं तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह डेटा महत्वपूर्ण होगा? माम्पी ने एक सांस ली, यह महसूस करते हुए कि उसने जो कहा वह कितना महत्वपूर्ण था। उनके जैसे शोधकर्ताओं के लिए उनके निष्कर्ष सौदेबाजी के चिप बन सकते थे, शायद उनके अस्तित्व की कुंजी भी। ये सोचते हुए दोनों तुरंत अपने कंप्यूटर की ओर भागे और सब कुछ डाउनलोड करना शुरू कर दिया। उनके कार्यों को देखकर बिशु जल्दी से समझ गया कि क्या हो रहा है और वह भी इसमें शामिल हो गया। रिया ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि दूसरे क्या कर रहे थे। अनुसंधान डेटा के अलावा उसने ये भी डाउनलोड किया, पूरे भूमिगत शहर का निर्माण लॉग, लेवल 52 से सभी उपलब्ध सुरक्षा निगरानी फुटेज, उनके सामने आए भूमिगत जीवों पर विस्तृत बायोमेट्रिक डेटा। उसने मॉनिटर पर नज़र डाली। राघव का समूह पहले ही D23 से आगे बढ़ चुका था, वे F13 से केवल कुछ 100 मीटर दूर थे जहां वह और बाकी लोग थे। हालांकि आगे के गलियारे के कैमरे नष्ट हो चुके थे, जिसका मतलब था कि वह अब उनके आंदोलन को ट्रैक नहीं कर सकती थी। अपने काम खत्म करने के बाद वह खड़ी हुई और सील किए गए गलियारे की ओर बढ़ी, जो उनके और बाहर के बीच अंतिम बाधा थी। अश्विन, माम्पी और बिशु उसके पीछे पीछे आए लेकिन दूरी बनाए रखी, अलगाव द्वार के पास जाने में संकोच कर रहे थे। क्या वे आ रहे हैं? बिशु ने चिल्लाया। माम्पी ने चिंतित होकर पूछा, निदेशक रिया, क्या आप वास्तव में दरवाज़ा खोलने जा रही हैं? ऐसा लगता है कि बाहर कोई नहीं है। उनमें से किसी ने भी बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि अगर दरवाज़ा खुला तो राक्षसों की बाढ़ अंदर आ जाएगी। लेकिन रिया ने बस हाथ उठाया, चुप रहने का इशारा किया। फिर उसने शांति से अपनी पतली उंगलियां अनलॉक पैनल पर रखीं। धप धप, अत्यधिक सील किए गए साउंडप्रूफ अलगाव कक्ष के अंदर लगभग सभी बाहरी शोर अवरुद्ध थे। चुप्पी दम घोंटने वाली थी। हर कोई अपने सीने में अपने दिल की धड़कन को धड़कते हुए सुन सकता था। किसी को नहीं पता था कि दरवाजे के पार क्या है। क्या यह उनके बचावकर्ता होंगे या मांस खाने वाले राक्षसों की एक भीड़? इस क्षण उनका भाग्य दांव पर लगा था। रिया गहनता से केंद्रित थी, उसका चेहरा शांत और अस्पष्ट था। उसकी नज़र थोड़ी झपकी, फिर उसने पैनल पर दबाव डाला। बुस्टिल्ड अलगाव दरवाज़ा, जो अनगिनत दिनों से सील था, अचानक खिसक कर खुल गया। ठंडी भयानक हवा का एक झोंका अंदर आया। रेटेटेटेटेट, गोलीबारी की एक बौछार हॉल में गरज उठी। लगभग तुरंत ही गैस मास्क पहने 3 आकृतियां अंदर घुस आईं, उनकी पीठ ज़ोंबी के झुंड के विपरीत थी। घूमा, किकी सबसे अंत में अंदर भागी, उसने अपना हाथ घुमाते हुए घूम गई। अदृश्य बल की एक लहर निकली जिससे पीछा करते हुए ज़ोंबी पीछे की ओर उड़ गए। आह! भयानक दृश्य ने अश्विन, माम्पी और बिशु को कोने में बिखेर दिया। वे डर के मारे कांप रहे थे। बिशु ने तो एक कुर्सी भी पकड़ ली, उसे रक्षात्मक रूप से ऊपर उठाया। वाह, उस दरवाजे का समय एकदम सही था। किकी ने हैरानी में सीटी बजाई, रिया को देखते हुए। लेकिन जवाब देने से पहले रिया ने पहले ही बंद बटन दबा दिया था। धड़ाम, अलगाव दरवाज़ा कसकर बंद हो गया, जिससे बाहर की बहरा कर देने वाली चीखें और चीखना बंद हो गया। अंदर अनुसंधान क्षेत्र उज्ज्वल और बेदाग था, जो दरवाजे के ठीक परे खून से सने शवों से भरे दुष्स्वप्न के विपरीत था। रिया मुड़ी और शांति से दोनों हाथ उठाए। मैं रिया हूँ। वायु शोधन प्रणाली चालू है और कोई संदूषण अलार्म ट्रिगर नहीं हुआ है। आप चिंता किए बिना अपने गैस मास्क हटा सकते हैं। राघव ने अपनी बंदूक उस पर तानी रखी। वह स्थिर खड़ी रही, हाथ ऊपर उठाए, उसका भाव शांत था, उसका पूरा व्यवहार हानिरहितता को दर्शा रहा था। उसे देखकर राघव को एक पल के लिए जिज्ञासा महसूस हुई। वह शांत थी, तार्किक, पूरी तरह से भावहीन। उसकी विशेषताएं आश्चर्यजनक नहीं थीं, लेकिन उसमें एक तेज, बुद्धिमान सुंदरता थी। सुनहरी रिम वाले चश्मे, एक सफ़ेद लैब कोट, जीन्स और छोटी एड़ी के जूते। उसमें एक बर्फीली, बौद्धिक लालित्य था। राघव ने अपना गैस मास्क हटाया, एक सांस ली और अपनी नज़र अश्विन, माम्पी और बिशु की ओर घुमाई। यहाँ सिर्फ तुम 4 हो। रिया, अभी भी अपने हाथ ऊपर उठाए हुए, तुरंत जवाब दिया। अश्विन, आणविक जीव विज्ञान में PhD, लेवल 1 संघीय अनुसंधान संपत्ति। माम्पी, जैव रसायन विज्ञान में PhD, लेवल 1 संघीय अनुसंधान संपत्ति। बिशु, सूक्ष्म जीव विज्ञान में PhD, पारिस्थितिकी में भी विशेषज्ञ। उसके शब्द सटीक, संक्षिप्त और बकवास से मुक्त थे, जैसे कि वह अपने जीवन की भीख मांगने के बजाय तथ्य बता रही हो।
उसका इरादा स्पष्ट था। वह चाहती थी कि राघव समझे कि उसने जिन लोगों को बचाया है वे साधारण नागरिक नहीं हैं। अगर वह उन्हें मारने जा रहा था तो उसे कम से कम लागत पर पुनर्विचार करना चाहिए। हमारे पास कोई हथियार नहीं है और हम आपके संचालन में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। अगर आप हमें बचाते हैं तो आप पूर्व संघीय सरकार या सर्वनाश संघ के साथ मूल्यवान आदान प्रदान पर बातचीत कर सकते हैं। हाँ हाँ, हमारा मूल्य है, कृपया हमें नुकसान न पहुंचाएं। माम्पी ने पागलपन में सिर हिलाया, वस्तुतः भीख मांग रहा था। हम सिर्फ वैज्ञानिक हैं, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हाँ हाँ हाँ, अश्विन और बिशु ने जल्दी से गूंज उठाए। राघव की नज़र गहरी हो गई। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम्हें पहले ही परित्यक्त संपत्ति माना जाता था? रिया ने इसे नकारा नहीं। उसने बस जवाब दिया, बचाव प्राथमिकता के संदर्भ में हमें खर्च करने योग्य माना गया था। लेकिन जब तक हम जीवित हैं हम अभी भी अधिकारियों के लिए कुछ मूल्य रखते हैं। राघव आंतरिक रूप से भड़क उठा। त्याग दिए जाने के बाद भी वे अभी भी अपने मूल्य पर चर्चा कर रहे हैं। ठेठ बौद्धिक मानसिकता, निर्दयी रूप से व्यवहारिक फिर भी निस्संदेह तार्किक। और अस्तित्व के दृष्टिकोण से वह गलत नहीं थी। वैज्ञानिकों के लिए दीर्घकालिक अस्तित्व का उनका सबसे अच्छा मौका एक सरकारी इकाई के साथ जुड़ना था। इस स्थिति में मानव अधिकारों बनाम एक अनुसंधान संपत्ति होने पर बहस करना कोई मायने नहीं रखता था। राज, उनकी जांच करो। राज पास आया। उसकी प्रभावशाली आकृति ने अश्विन के समूह को डर से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने उन्हें थपथपाया, हथियारों की जांच की। पुष्टि करने के बाद कि वे साफ थे उसने राघव को सिर हिलाया। अरे वह क्या बकवास है, किकी अचानक चिल्लाई। उसने प्रयोगशाला में कुछ देखा था, एक सीलबंद पारदर्शी नियंत्रण इकाई जिसमें एक अजीब फूल जैसी वनस्पति रखी थी। यह एक गुलदाउदी जैसा दिखता था लेकिन पूरी तरह से काला था। इसके केंद्र में फीकी गहरे लाल रंग की नसें अशुभ रूप से धड़क रही थीं, जो एक खतरनाक आभा उत्सर्जित कर रही थीं। माम्पी हिचकिचाया, फिर समझाया, वह रक्त विपत्ति वनस्पति है, नमूना संख्या 1। हमने इसे पहली बार प्रथम ध्रुवीय रात के दौरान खोजा था। रिया ने ठंडे ढंग से बीच में टोका, यह विशेष रूप से शवों पर उगता है।